हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित, जिसमें हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है। तो बेटा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, उसको आवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे हम आपका जो आवेश है वो स्तर लेगा और स्तर आवेश की बात करेंगे। और स्तर आवेश द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जबकि गतिशील आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में आपको आवेश से संबंधित एक उदाहरण दिया गया है। अगर हम अगर प्लास्टिक की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े और उसके बाद में उसको मिट्टी के पास ले जाने पर मिट्टी के कणों को वो क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद में आप देखोगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो यहाँ पे आप इनकी जो प्रकृति के बारे में, आवेशों की प्रकृति से संबंधित बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और किसी भी वस्तु पर भी आवेश हमें पता करना है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सापेक्ष संख्या के आधार पर करते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि आवेशों का जो मूलभूत गुण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसका मतलब वो ऋणात्मक है। और अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, इसका मतलब वो है आपकी धनात्मक। और अगर दोनों का मान बराबर है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु आपकी उदासीन है। और ये आवेशों की प्रकृति के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। उसके बाद में आता है आपका आवेशन। किसी भी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। तीन प्रकार की विधियां होती है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। इसके बाद में जैसे कि घर्षण द्वारा दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है? घर्षित किया जाता है। तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वो विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार चालन और प्रेरण नॉर्मल चीजें हैं ये। इसके बाद में आता है कि आवेशों के गुणधर्म, जिसमें यहाँ आपको तीन प्रकार के आवेश के गुणधर्म दिए गए हैं, जिसमें एक तो है योजकता का, एक है संरक्षण का और एक है क्वांटीकरण का। अब ये योजकता का क्या होता है कि किसी भी निकाय के अंदर कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और हम इसमें एक छोटे से निकाय की भी बात करेंगे। एक छोटा निकाय लेंगे और उसमें अगर कुल आवेश की बात करनी है तो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर उसका मान होता है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आवेशों की जो योजकता का नियम है वो क्या होता है। और आप देख भी सकते हो जिसमें हमें निकाय का कुल आवेश बताया गया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आवेशों का संरक्षण क्या होता है। तो आवेशों का संरक्षण के बारे में देखें तो आवेश एक संरक्षित राशि है और जिसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। उसके बाद में आता है आवेशों का क्वांटीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वांटा क्या होता है? किसी भौतिक राशि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है उसको कहा जाता है क्वांटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है उसके बारे में। तो आपको बताना है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और आप बताओगे Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। उसका मान भी आपको पता होना चाहिए। और आवेश एक अदिश राशि होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आवेश एक अदिश राशि है। और अगर आपको कोई भी पूछे कि अगर कोई भी गोला है और अगर उस गोले पर कि आवेश के बारे में पूछे, जैसे 3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश से आवेशित किया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा सकता है, या उस पे गोले पर क्या इतना इलेक्ट्रॉन आवेशित हो सकता है या नहीं हो सकता, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्यू क्या होता है?
आवेश होता है, n आपकी नेचुरल संख्या है और e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और आवेश एक क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है। इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बताया गया है कि किसी भी गोले पर 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः गोले पर आवेश नहीं है। सीधी सी बात है, Q बराबर n ई से इसको निकालना, n बराबर Q बट्टा ई होता है। Q का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद में हमें देखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विमा क्या होती है, T1A1 होती है। और अगर किसी भी गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए गोले को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, तो इसके लिए होगा 6.25 इंटू 10⁻18। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम में 1.6 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। नॉर्मल सी बातें, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद में पूछा जाता है कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो किसी आवेश की ज्यामितीय दूरी आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, ये तो हमें पता है कि नगण्य होती है। तो उस आवेश को क्या कहा जाएगा, बिंदु आवेश कहा जाएगा। इसके बाद में दो आवेश है, अब उनकी जैसे कि समान प्रकृति के दो आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपके कूलाम का नियम है, वो कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य स्तर विद्युत बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है और हमें देखना है कि निर्वात के लिए दो आवेशों के मध्य कार्यरत जो कूलाम बल का मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, पहला समीकरण हो गया कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। अब ये हो गया समीकरण 2। अब हमें देखना है कि समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से करने पर F समानुपाती, अब चिन्ह को हटाना है तो इसके लिए क्या आएगा, K समानुपाती स्थिरांक आएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा r²। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हमारे पास जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बट्टा r²। अब यहाँ पे हमें खुद को मानना है कि K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये निर्वात की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है और जिसका मान कितना होता है। सबसे पहले तो मैं K का मान बता दूं, निर्वात के लिए समानुपाती स्थिरांक के लिए तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर होता है। और K बराबर F बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, K का मान होता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा r²। नॉर्मल सा है, तो ये हमारे पास कूलाम बल का मान आ गया। अब यहाँ पे ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या है। तो ये बेटा निर्वात के लिए है और इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो निर्वात के लिए है, अगर किसी माध्यम के लिए हो तो उसके लिए क्या क्या होगा। तो ये एक बार फिर से बताया गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और उसके बाद में एफ का मान क्या आ गया, K Q1 Q2 बट्टा r²। और इसी को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा r²। और ये किसके लिए है, निर्वात में कूलाम बल के लिए है।
तो ये होगी हमारी छोटी सी बात। अब हमें देखना है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। तो मात्रक हमने देख लिया, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा क्या होती है, m-1 L-3 T4A2 इसकी विमा होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अगर किसी माध्यम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट m लिखना है। और उसके बाद में पैरा विद्युतांक, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन नॉट r इसके लिए। अब आगे देखते हैं कि ये विमा कैसे आए। तो विमा नॉर्मल सी है कि कूलाम की विमा क्या होती है, T1A1 होती है। तो कूलाम स्क्वायर है, इनका स्क्वायर करना है। और नीचे क्या है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई मेजर करता है तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m-1 L3 और T4A2 हो जाएगी, नॉर्मल है। इसके बाद में हमें देखना है कि पैरा विद्युतांक क्या होता है। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का विद्युतशीलता अपेक्षित विद्युतशीलता या आपके पैरा विद्युतांक कहलाता है। और ई आर बराबर हो जाएगा या एप्सिलॉन नॉट आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आपके बट्टे में चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। और जो पैरा विद्युतांक का जो मान है वो हमेशा 1 से अधिक होगा, मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। तो इसका इतना लोड नहीं लेना है। तो ये तो हो गया कि पैरा विद्युतांक क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना कि मात्रकहीन विमाहीन होता है। और निर्वात के सापेक्ष हमेशा किसकी बात करोगे, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, पैरा विद्युतांक होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव, जिसमें पहले निर्वात के लिए ले लो। तो एफ नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। उसके बाद में किसी माध्यम के लिए ले लो तो एप्सिलॉन नोट m विद्युतशीलता वाले माध्यम के लिए कूलाम बल का मान। तो एफ m बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर पैरा विद्युतांक की परिभाषा के द्वारा हम जान सकते हैं कि एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन r होता है। और इसके बाद में समीकरण 3 और 2 से हमें देखना है। तो इसमें जो हमारा लास्ट में जो मान आएगा वो आएगा ई आर बराबर एफ नॉट बटा एफ एम। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि एप्सिलॉन आर का मान है वो 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पे निर्वात के अलावा कूलाम बल किसी भी अन्य माध्यम में जाने पर उसके मान में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। और इसमें निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में जाने पर कूलाम बल के मान में क्या आती है बेटा, कमी आती है। अब इसके बाद में हमें देखना है कि कूलाम नियम का सदिश निरूपण। और हम सबको पता है कि कूलाम राशि एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसका दिशा निरूपण करना है। तो दो आवेश लेना है Q1 और Q2 और उसके बाद में मूल बिंदु से उसके जो सदिश है स्थिति सदिश है वो होंगे R1 और R2। और स्थिति सदिश आपको पता है हमेशा मूल बिंदु से लिए जाते हैं। तो R1 वेक्टर वो R2 वेक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमें पूरा डायग्राम देखना है जिसमें स्थिति सदिश दिया हुआ है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। और ऊपर इधर दिया हुआ है कि ये जो F2 के द्वारा F1 पर लगने वाला बल और Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हो गया F12 और Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल हो गया F21। और इसके लिए भी सदिश हो गया R1, Q1 के लिए हो गया R12 और Q2 के लिए हो गया R21। अब हमें आगे देखना है कि Q1 व Q2 एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा R वेक्टर 12 व R21 का वेक्टर है जिसकी दिशा चित्र में दिखाई हुई है। तो आगे देखते हैं हम कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा F12 के Q1 Q2 बटा R12 का वेक्टर का स्क्वायर और R12। और इसके बाद में दोनों के द्वारा जो मान हमारे पास प्राप्त होगा F12 के द्वारा और F21 के द्वारा समीकरण 2 और 3 में दिया हुआ है।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है बेटा, अलग अलग है। इसलिए ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या है बेटा, अनुरूप है। तो F1 2 और F21 इन दोनों के अगर हम देखें तो दो आवेश परस्पर एक दूसरे पर समान परिणाम का बल विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं, जो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप है। इसके बाद हम देख अब इसके बाद में हमारा आता है आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। आवेश रहित द्रव्यमान का क्या होता है बेटा, अस्तित्व होता है, लेकिन द्रव्यमान रहित आवेश का क्या नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक राशि होती है, जबकि आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। आवेश का मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नॉर्मल सा अंतर है कि आवेश हमेशा धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, जबकि द्रव्यमान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। छोटी सी बातें हैं, ये दोनों के अंदर अंतर पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो बेटा आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने में वो जितना बल का अनुभव करता है उसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। और इसके में आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसको ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटी सी बात है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो आवेश क्या हो गया, क्यू हो गया, जो अन्य आवेश के लाने में वो जितना बल का अनुभव करता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू। ई कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो ई वेक्टर आ जाएगा। तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर बटा क्यू हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे पहले एक बार देखेंगे कि इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे देखोगे ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट, और क्यू नोट मतलब एकांक आवेश हो तो ई और एफ का मान क्या होता है बेटा, बराबर होता है। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, एफ का मतलब बल होता है तो न्यूटन, और क्यू कूलाम, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अगर आपको पूछे कि एकल आवेश के लिए, एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो बाहर की तरफ। और अगर ऋणावेश के लिए पूछे तो अनंत से ऋणावेश की ओर होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी विमा निकालनी है, तो विमा देखो बल की क्या होती है, m1 l1 t-2, और क्यू नोट की क्या होती है, a1 और t1 होती है। तो हम निकाल सकते हैं कि m1 l1 t-3 और a-1 होती है। तो इसका मात्रक भी हो गया, विमा भी होगी, सदिश राशि होती है। और इसके बाद में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, अगर क्यू नोट बराबर एकांक हो तो। और इसके बाद में एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के लिए क्या होगी, अनंत से, मतलब आवेश में प्रवेश करते हुए, मतलब अनंत से ऋणात्मक की ओर होगी। जबकि धनावेश के लिए किधर बताइए, बाहर की तरफ बताइए। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की प्रकृति तथा बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आवेश की प्रकृति, कि वो धनावेश है या ऋणावेश है, उस पे, और एक बिंदु की स्थिति उस पे निर्भर करती है। तो इस आगे हम यही तो ज्ञात करेंगे ना, कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपको अपनी लाइफ में याद रखना है, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। अभी हम इसको पूरा का पूरा निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। उससे पहले एक बार आपने डेफिनेशन देखी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने में वो जितना बल का अनुभव करता है उसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ एकल आवेश और एकल ऋणावेश और धनावेश के लिए दी गई है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, तो आप इसमें देख सकते हो धनावेश में क्या है, धनावेश से बाहर जाती हुई बताई हुई और ऋणावेश में अंदर आती हुई बताई गई है। और फिर उसके बाद में नीचे क्या है, धनावेश के लिए और बिंदु के लिए। देखो धनावेश से बिंदु के लिए किससे होगी, कि बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए कैसे होगी, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र के पदों में विद्युत बल आपको पता करना है, तो एफ बराबर होता है क्यू ई। ये तो हो गया धनावेश के लिए। अगर ऋणावेश के लिए पता करना है तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के
क्यू ई हो जाएगा। तो ये तो किस में काम आएगा कि विद्युत क्षेत्र के पदों में विद्युत बल के लिए अगर आपको ज्ञात करना है तब आपको देखना है कि धनावेश के लिए क्या होगा और ऋणावेश के लिए क्या होगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो बिंदु आवेश के लिए क्या होगा कि एक बिंदु है और उससे r दूरी पर स्थित, मतलब एक आवेश है आपके पास q और उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, और उस P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। बिंदु P पर क्या लेना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। और इस परीक्षण आवेश पर कौन सा बल लगेगा, तो कूलाम्ब बल लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि जो ये दो एक बिंदु आवेश है इस पे r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए देखो F वेक्टर बराबर होगा क्यू नोट बटा आर स्क्वायर आर के। ये तो क्या हो गया, विद्युत बल हो गया। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसका परिमाण होता है वो क्या होता है, E बराबर F बटा क्यू नोट। तो यहाँ पे हमें बल का मान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आगे के लिए हमें याद रखना है कि के क्यू बट्टा आर स्क्वायर क्या होता है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्योंकि आगे भी हम अगर न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी हमारे काम आएंगे। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये तुम्हारे साथ में एक बार और बताया है कि विद्युत बल की दिशा में एकांक सदिश है। तो इसके लिए बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर और आर क्यूब बताया है। और मैंने पहले भी बोला था कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी मैंने आपको दिशा भी बताई थी कि एकल आवेश धनावेश के लिए तो क्या होती है, धनावेश से बिंदु की तरफ, तथा अगर आपको ऋणावेश के लिए पूछे तो बिंदु से ऋणावेश की ओर होती है। दोनों की दोनों मैं आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं आगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। तो अब हमें देखना है कि एक बार इनके हम ग्राफ भी बना लेते हैं कि ई बराबर धनावेश और ऋणावेश के लिए क्या होगा। तो धनावेश के लिए होगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर के, और ऋणावेश के लिए होगा माइनस के क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर के। अब देखो हमें इनके लिए आरेख बनाना है कि अगर पूछ ले विद्युत क्षेत्र और दूरी पर परिवर्तन आरेख बनाओ बिंदु आवेश के लिए, तो वो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये आरेख देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ई वेक्टर और आर वेक्टर के लिए पूछे तो, और अगर ई वेक्टर और एक बट्टा आर स्क्वायर वेक्टर के लिए पूछे तो। अब इसके बाद में आती है हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है और किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि संभव नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। भाई इसके गुण पूछे तो पूछे, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इसलिए नहीं काटती, अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि हमें यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगी, संभव। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। और समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र जिस पर आपके विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, उसको बोला जाता है समविभव पृष्ठ। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से अनंत की ओर और ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए धनावेश के लिए कैसी होती है और ऋणावेश के लिए कैसी होती है। और ये भी एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होती है, लंबवत होती है। और यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताओ। तो यहाँ पे देखो आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बताई हुई है। एक और बात छोटी सी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आवेश के निकट है इसका मतलब है सघन, और अगर आवेश से दूर होगी तो वो क्या होगी बेटा, विरल, मतलब दूर दूर होगी।
ये आप दोनों के दोनों इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो। एक और छोटा सा डायग्राम और देखो कि यहाँ पे आपको सजातीय आवेश युग्म के लिए बताया गया है कि अगर सजातीय आवेश अगर ऋणात्मक होता तो भी इसी प्रकार से बनाते, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर आगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो परिणाम में समान और विजातीय आवेशों का ऐसा युग्म जिनके मध्य की पृथक्करण दूरी क्या हो, अति अल्प हो, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इन दोनों आवेश, एक जैसे प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, उनके बीच का जो केंद्र होगा उसको बोलेंगे द्विध्रुव केंद्र, और इसके बाद इनके मध्य की जो दूरी होगी वो होगी 2a। अब बात को आगे समझना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ बनती है, जिसको हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव के एकल आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है, तो P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एकल आवेश का परिमाण ले लो तो Q ले लिया, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ले लो 2a ले लो, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और इस ये भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा बेटा माइनस आवेश से, मतलब ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो P वेक्टर बराबर